नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, बीजेपी ने हरियाणा में तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर इतिहास रच दिया है। वहीं दूसरी ओर इस अप्रत्याशित जीत के पीछे के कारणों का आकलन भी शुरू हो गया है। एक और जहां नेता इस जीत के लिए खुद को श्रेय दे रहे हैं, वहीं इसके पीछे के और क्या कारण हो सकते हैं, इस पर भी मंथन किया जा रहा है। बता दें कि हरियाणा में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 2,04,13,567 है। 5 अक्टूबर को मतदान के दिन करीब करीब 1,39,15,225 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिनमें 55,48,807 मतदाताओं ने भाजपा पर अपना विश्वास जताया और भाजपा 48 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत पाने में सफल रही। वहीं कांग्रेस को 54,39,461 वोट मिले, जो कि भाजपा से महज 1,09,399 कम है। इतने मामूली अंतर से ही कांग्रेस 37 सीट पर सिमट कर रह गई। भाजपा की जीत व कांग्रेस की हार के पीछे के कारणों को लेकर दैनिक साथी हरियाणा की टीम ने परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के प्रदेश कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला से बात की। उन्होंने जो कारण बताए वह हैरान करने वाले हैं। वैसे पूरे हरियाणा के यदि हम चुनाव परिणाम देखें तो कहीं न कहीं अप्रत्याशित दिखते हैं। एक तरह से जहाँ एंटी कैपेसिटी तमाम तरह के जो ये भी था कि माहौल पूरी तरह से जो जमीन पे की कांग्रेस की सरकार आ गई। ऐसा क्या हुआ इन दिनों में कि 48 सीट आ गई? ईवीएम पे भी आरोप लग रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़ी कर दी आप लोगों ने। नहीं, कोई अप्रत्याशित परिणाम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो वर्किंग इतने सालों से रही है, उस वर्किंग में ये तय था कि हमारी 40 से 48 सीटें आ रही हैं। और कोई किसी पर आरोप लगाए, लेकिन पिछले 5 साल में 5 साल पिछला और 5 साल ये, और जो लगभग 7-8 महीने का कार्यकाल नायब सैनी जी का रहा, इसमें आंकड़ों के आधार पर काम किया गया और ये पहले से तय था। मैंने हमारा जो वर्किंग कमेटी है जो पूरे चुनाव को देख रही है, वो थिंक टैंक है भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने 40 सीटें बताई थी और 2 सीटों पर ये बताया था कि इसमें कुछ भी संभव है। और वो मैंने 6 तारीख को सभी प्रेस के साथियों को भेजा भी था, क्योंकि मैं भी उस सिस्टम का हिस्सा हूँ। हरियाणा में पिछले 5 साल में 1,96,23,271 लाभार्थी हैं जिनको सरकार की एक योजना का लाभ मिला। बीपीएल कार्ड है या अन्य कार्ड है या आयुष्मान कार्ड है और बहुत सारे हैं। हमारा ये आकलन था कि जिन लोगों को राशन मिला है, जिन लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला है, सीधा डीबीटी के माध्यम से लाभ मिला है, वो हमें 70% वोट देंगे ही देंगे। और वो हमारा आकलन बिल्कुल सही रहा। उसमें से भारतीय जनता पार्टी को 55,48,860 वोट मिले। 1,96,00,000 जो हमारे लाभार्थी थे, हम ये मानते हैं कि उसमें 60% हमारे वोटर हैं, क्योंकि 51 लाख हमारे बीपीएल कार्ड हैं और एक बीपीएल कार्ड पर हम 2.6 का रेशो मानते हैं कि 2.6 वोट एक परिवार में है, तो लगभग 1.25 लाख के आसपास बनता है। और हमारा अपना आकलन था कि 60 लाख वोटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। इसमें से 45,48,860 वोट हमें मिली हैं और 39.96% इसका वोट परसेंटेज बना है। हमारा अपना आकलन था कि हमें 42% वोट मिलेंगी। हमारे आकलन से लगभग 2.5% वोट हमें कम मिली है, उस पर भी हम समीक्षा कर रहे हैं। 39.96% हमें मिली है, 39.09% कांग्रेस को मिली है। हमारे आकलन से 2% कांग्रेस को वोट ज्यादा मिला है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो ये कैलकुलेटेड था, पहले से तय था कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हम सरकार बना रहे हैं। ये सब मिथ्या है, कोई कुछ भी कहता रहे। आप तमाम तरह की बात दावे कर रहे हैं। लोकसभा में चुनाव में क्यों ये डाटा काम नहीं कर रहे? अब तो आप कह रहे हैं कि विधानसभा में हमारे लाभार्थी उस टाइम नहीं थे। लोकसभा के चुनाव के बाद जो आकलन हुआ, उसमें जो हमारे से गलतियां हुई, हमने वो 3-4 महीने में उन सारी गलतियों को ठीक किया। जो डीएससी फैक्टर था उस पर हमने काम किया, जिसके ऊपर राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस के लोगों की तरफ संविधान खतरे में का जो नैरेटिव बनाया गया, उस नैरेटिव को हमने खत्म किया। और सबसे बड़ी बात थी टिकट वितरण की। टिकट वितरण में रहता ही है 5 साल 10 साल, जब कोई विधायक या मंत्री रह जाता है तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन एक बेहतर फार्मूला होम मिनिस्टर जी की तरफ से ये आया, जिसमें नए लोगों को
जो टिकट दिया गया उससे एंटी इनकम्बेंसी खत्म हुई, यही होती है। और एंटी इनकम्बेंसी खत्म के बाद जितने लाभार्थी थे उनको पिछले 3 महीने से चुनाव घोषणा होने के 1 महीने पहले से लेकर के चुनाव तक सभी लाभार्थियों को दोबारा से कनेक्ट किया गया। सिर्फ राज्य सरकार की जो योजनाएं थी उसमें हमने केंद्र सरकार की योजनाओं को तटस्थ रखा, क्योंकि केंद्र सरकार की योजनाएं लोकसभा के चुनाव में प्रभावी होती हैं, लेकिन राज्य के चुनाव में राज्य की जो योजनाएं हैं उसको लोग ज़्यादा मानते हैं। इसलिए हमारा जो सबसे बड़ा फोकस था वो आयुष्मान कार्ड, भले ही केंद्र सरकार की योजना है लेकिन वो राज्य सरकार के साथ कनेक्टेड है। बीपीएल कार्ड, गुलाबी कार्ड और आयुष्मान कार्ड योजनाएं तो सारी हैं, उन पर फोकस किया गया, लेकिन इस योजना पर फोकस किया गया। तो जो 51,09,004 परिवार हैं उन परिवारों को सीधा संपर्क किया गया, उनसे कनेक्ट किया गया, उनको एहसास दिलाया गया कि योजना भारतीय जनता पार्टी ने दी है। अंत्योदय की योजनाएं ही कामयाब हुई है, अंत्योदय की योजनाओं से वोट परसेंटेज बढ़ा है और सीटें बढ़ी है। यहाँ पे दक्षिण हरियाणा की बात कर रहे थे, हालांकि यूं तो हर क्षेत्र में बीजेपी जीत गई तभी 48 से पहुंची है। राव इंद्रजीत सिंह कहते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी और उनके दम पर भाजपा जीत के आई है 11 में से 10 सीट, तो मुख्यमंत्री का क्लेम उनका इस यहाँ पे बनता है। आप कह रहे हैं कि आपकी तो नीतियां ही जिता के लेके आई है बीजेपी को। देखिए, राव इंद्रजीत सिंह बड़े नेता हैं, उनका प्रभाव इस चुनाव में रहा है, लोकसभा में भी रहा है, वो ठीक है। लेकिन आप जीटी रोड की बात करेंगे, आप जाटलैंड की बात करेंगे, हम उचाना सीट जीते हैं, सोनीपत में हम सीटें जीते हैं, जींद में हम सीटें जीते हैं। तो ये जो मैं आपको आकलन दे रहा हूँ ये हर सीट पर प्रभावी रहा है। अब ये पूरा सबका साथ समान विकास, ऐसा नहीं है कि अहिरवाल में काम किया है, जीटी रोड पर काम किया है। आप फरीदाबाद में देखिए, आप पलवल में देखिए, पलवल की कैसी सीटें हम जीत करके आए हैं। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हारा है, जो सबसे बड़ा चेहरा, दूसरे नंबर का जो चेहरा था, और उसको किसने हराया? हमारे युवा नेता ने चुनाव हराया। तो युवा नेता के साथ साथ ठीक है कि अहिरवाल की सीटों पर व्यक्ति विशेष का प्रभाव है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ पर बड़ा व्यक्ति विशेष रहा कि आपकी नीतियां बढ़ी रही हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि अंत्योदय की योजनाएं जो लागू हुई, लोगों ने उसको ओन किया। आप अपने स्तर पर भी सर्वे करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जिन व्यक्तियों को लाभ मिला है उन्होंने किसी की नहीं सुनी, उनके ऊपर किसी का कोई नारा या किसी व्यक्ति विशेष का कोई बहुत ज़्यादा दबाव मेरे हिसाब से काम नहीं किया। वो सीधा जो लाभार्थी हैं उन्होंने सीधा वोट दिया। मेरे और बल्कि हमारे जो कुछ लोग हैं उनके आकलन के अनुसार हमारी ये लगभग 60 लाख वोटें आनी चाहिए थी, जो 55,48,000 आई है। ये वोट परसेंटेज और बढ़ना चाहिए था। एक अमूमन देखा जाता है कि जब ग्राउंड पे बात होती तो पोर्टल की सरकार बताया गया, तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन जब हम भी जमीन पर जा रहे थे, पर्ची बगैर खर्चे नारा काम कर रहा था जमीन पर, लोग कह रहे थे कि उसका सीधा लाभ मिला, और वो पोर्टल को भी सराह रहे थे लोग जिनको सीधा लाभ मिला। तो क्या माना जाए इसको कि उसका नैरेटिव गढ़ा गया कांग्रेसियों की ओर से, वो गलत प्रचार प्रसार के लोगों ने उसका जवाब दिया? पहली बार हरियाणा बनने के बाद वोटर ने सारी चीज़ों को ख़त्म किया। डीबीटी के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से जो लाभ मिला सीधा सीधा उसका बेनिफिट सरकार को दिया। परिवार पहचान पत्र के बारे में अनेकों लोग अनेकों तरह की बातें करते थे, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में परिवार पहचान पत्र को जमीनी स्तर पर सराहा गया। और पिछले 1-1.5 साल में परिवार पहचान, इसमें कोई शक नहीं है कि परिवार पहचान पत्र जब बना तो उसमें कमियां थी, लेकिन पिछले 1 साल में उन सारी चीज़ों को दुरुस्त करके और विधानसभा चुनाव से पहले जो सिस्टम सेट किया गया उससे ये बेहतर परिणाम सामने आए। और इसका सबसे बड़ा परिणाम ये रहा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने या कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने या कांग्रेस के उम्मीदवारों ने ये नहीं कहा कि हम परिवार पहचान पत्र को बंद करेंगे। और जब परिवार पहचान पत्र बंद करने की बात जब लोगों के बीच में कही तो लोग उनसे नाराज हुए, और उस नाराजगी को देखते हुए आखिरी के 1 सप्ताह में कांग्रेस के लोगों ने परिवार पहचान पत्र का नाम ही लेना बंद कर दिया। एक हम और देख रहे थे कि ग्राउंड पे क्या वो जाट का जो नारा लगा, जाट आ रहे हैं, या फिर जो कांग्रेसियों का बड़बोलापन था, क्योंकि तमाम कांग्रेसी नेता भी हुड्डा पे कहीं ना कहीं मार कर रहे थे, उनकी वजह से आ गए। आपको क्या लगता है? मेवात क्षेत्र को छोड़ करके
बाकी कहीं पर भी जाति का नारा काम नहीं किया। अगर जाति का नारा काम करता तो हमारी सोनीपत में इतनी सीटें नहीं आती, हमारी जींद में इतनी सीटें नहीं आती, रोहतक शहर में भी हम 1200-1500 वोट से ही चुनाव हारे हैं। तो इस चुनाव में जातिगत राजनीति से ऊपर उठ करके लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी के कामों को सराहा है और उस सराहने का जो परिणाम है वो वोट के रूप में दिया है, जिसका परिणाम ये है कि आज हम 48 सीटें लेकर के तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। अमूल मोदी जी मैंने कहते सुना है कि जब भी हम कमल का चेहरा, कमल देखो आप, चेहरा मत देखो। क्या इस चुनाव में हमने भी वो देखा कि चेहरे से ज्यादा कमल को लोग देख रहे थे, कमल की नीतियां? और मैं तो एक लास्ट कहता हूँ कि मनोहर लाल की जो नीतियां थी 9.5 साल की पारदर्शी, उन पर मोहर लगाई है लोगों ने। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने मनोहर लाल जी और नायब सैनी को राष्ट्रीय कार्यालय के मन से दोनों की नीतियों को सराहा है और 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हीं की नीतियां हैं और उन्हीं की नीतियों। ये हो सकता है कि लंबे समय तक जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो तो उनकी एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, लेकिन उसको नायब सैनी के चेहरे ने पूरा किया। और नीतियां अकेले मनोहर लाल जी की नहीं, साथ में भारतीय जनता पार्टी की जो अंत्योदय की नीतियां हैं जो दूसरे प्रदेशों में लागू हैं, उन सबको समावेश करके पर्ची खर्ची बहुत बड़ा मामला रहा, लेकिन जो डीबीटी के माध्यम से बेनिफिट मिला वो एक महत्वपूर्ण अंग इस चुनाव का रहा। एक खट्टर साहब को हटा के सैनी मुख्यमंत्री बनाना और उनके जो एक स्वभाव है मुख्यमंत्री जी का, बेहद सौम्य लोगों से मिलना या जुलना, वो भी कहीं प्रभावी रहा ग्राउंड पे। हाँ, नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है।